हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे हमारे क्लास 12th फाइन आर्ट्स का चैप्टर 6 जो कि है द बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म। तो इसमें हमने हमारा चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था और हम जो चैप्टर के एंड में पेंटिंग्स हैं उनको कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने पहली जो पेंटिंग थी टेलर ऑफ द सॉइल उसको अच्छे से समझ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बची हुई पेंटिंग्स को कवर करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है रासलीला। तो ये वो पेंटिंग है। तो ये जो पेंटिंग है ये वाटर कलर से बनाई गई थी। जो वॉश टेक्निक आई थी ना, जो जापान से और जो चाइना की टेक्निक थी वॉश टेक्निक, तो उससे ये वाली पेंटिंग बनाई गई थी। इसमें कुछ सॉफ्ट, डेलिकेट और ट्रांसपेरेंट सा हमें यहाँ लुक देखने को मिल रहा है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? डिवाइन लाइफ ऑफ कृष्णा। डिवाइन लाइफ ऑफ कृष्णा जो है वो इसका सब्जेक्ट है। इनके आर्टिस्ट कौन है? इसके आर्टिस्ट हैं क्षितेंद्रनाथ मजुमदार, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के एक स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है, क्षितेंद्रनाथ मजुमदार। और जो ये वॉश टेक्निक है इसको समझने के लिए आप सोचो, जैसे पानी से कलर करना है, मतलब हल्का पानी मिला के जो सॉफ्ट शेड्स है उनको बनाते हैं, तो कोई भी हार्श आउटलाइंस नहीं होती यहाँ पे, बिल्कुल सॉफ्ट सा कलर होता है। जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं वो गुरु थे इस चीज़ के, मतलब वॉश स्टाइल के मास्टर थे वो अवनींद्रनाथ। तो जो मजुमदार है, मतलब जो ये क्षितेंद्रनाथ मजुमदार हैं, इन्होंने भी वॉश टेक्निक्स को कंटिन्यू किया, पर इन्होंने अपना थोड़ा सा अलग टच दिया इसको। इसके फीचर्स याद कर लो। फीचर्स कौन कौन से याद करने हैं कि यहाँ पे रस्टिक सा लुक है, मतलब सिंपल गाँव टाइप का हमें फील होगा। उसके बाद थिन स्लेंडर फिगर्स हैं, पतले और जो एलिगेंट बॉडी टाइप्स हैं, कि पतली पतली बॉडी टाइप्स बनाई हुई हैं जो कि बहुत एलिगेंट लग रही हैं। उसके बाद मॉडेस्ट जेस्चर्स हैं। मॉडेस्ट जेस्चर्स का क्या मतलब है कि कोई भी ड्रामा नहीं है, सटल से एक्सप्रेशंस है, सिंपल सा है। फिर आइडियलिक सेटिंग्स है। आइडियलिक सेटिंग्स मतलब विलेज लाइक, कुछ काम सा बैकग्राउंड है। डेलिकेट कलर्स का यूज हो रहा है, मतलब जो सॉफ्ट वॉश शेड्स हैं, वैसे भी वॉश शेड्स में ना सॉफ्ट ही होता है कलर, तो इसी तरह की कलरिंग है। तो जैसे एक ड्रीमी सिंपल से गांव की कहानी हो, इस तरह का हमें लग रहा है। और जो थीम है वो भी भक्ति और रिलीजन से रिलेटेड है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल कैसे हैं? जैसे जो है मन भंजन है जो कि राधा का है, तो मन भंजन ऑफ राधा हो गया। सखी हो गया, सखी एंड राधा जो है। लक्ष्मी एंड बर्थ ऑफ श्री चैतन्य, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए इस थीम के, जो भक्ति एंड रिलीजन की थीम है। तो मतलब हर जगह भक्ति प्लस जो काम सिंप्लिसिटी है उन चीज़ों को दिखाया गया है। जो सब्जेक्ट है वो रासलीला है कि जो कृष्ण है वो राधा और गोपीज के साथ डांस कर रहे हैं। बैकग्राउंड में हमें ट्रीज और कुछ गांव टाइप की सेटिंग देखने को मिल रही है। तो इसके सोर्स क्या है? भगवत पुराण और गीता गोविंदा। तो भगवत पुराण और गीता गोविंदा इसके सोर्सेज हैं। तो इमेजिन करो कि एक गांव का मेला है जहाँ पे म्यूजिक हो रहा है, डांस वगैरह हो रहा है, सब कुछ डिविनिटी के साथ हो रहा है, मतलब तो इसी तरह की चीज़ थी। इसमें जो टेक्निक का यूज़ किया है वो फ्लोइंग लाइंस है, कि कोई भी हार्श एंगल्स वगैरह नहीं है, सब कुछ फ्लोइंग वे में ही चल रहा है। और जो क्लोथ्स हैं वो भी सॉफ्ट फोल्ड्स हैं, डेलिकेट ब्रश स्ट्रोक्स के साथ बनाए हुए हैं। जो मूड है वो भी भक्ति का है, प्रेम का है, शांति का है, तो इस तरह का मूड है। जो इमोशंस हैं, कृष्ण राधा और गोपीज के बहुत सटल से इमोशंस दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मान लो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है, कि कृष्ण है उनको गोपी से बड़ा नहीं दिखाया गया, कृष्ण को उनके लेवल का ही दिखाया गया। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन सेम है। हमने कई सारी पेंटिंग्स में पहले देखा था कि बड़ा छोटा दिखा देते थे, पर यहाँ पे प्रोपोर्शन सेम रखा हुआ है। और इसका जो मैसेज है वो क्या है कि जो भक्ति मार्ग है वो गॉड और डिवोटी का की एक ही स्तर पे है, मतलब कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, भक्ति मार्ग सेम है। तो वो चीज़ ये मैसेज दे रहा है इस चीज़ से, यानी जो गॉड है वो अप्रोचेबल है, उनको अप्रोच किया जा सकता है, वो कोई डिस्टेंस पे नहीं है। तो मतलब इसी तरीके की चीज़ है कि ये इसका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था कि भक्ति मार्ग जो गॉड और डिवोटी का है वो एक ही स्तर पे है। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास पेंटिंग है राधिका की, तो देख लेते हैं इसको भी। तो ये वो पेंटिंग है जिसका जो मीडियम है ये अगेन वॉश टेक्निक से बना हुआ है, साथ में टेम्परा पे बना हुआ है। ठीक है, वॉश प्लस टेम्परा टेक्निक है जो पेपर पे इसको बनाया हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके जो आर्टिस्ट हैं वो है अब्दुल रहमान चुगतई हैं। तो इनका भी आपको नाम याद रखना है कि आर्टिस्ट कौन है, अब्दुल रहमान चुगतई। यहाँ पे वॉश टेक्निक है तो मतलब सॉफ्ट और डेलिकेट वाटर कलर से बनाया हुआ है। टेम्परा का मतलब है कि कुछ मैट फिनिश के साथ है, फ्लैट कलर्स का यूज़ किया है, जैसे कोई पोस्टर पेंट करते हैं ना सॉफ्ट वर्जन में, उस तरह की चीज़ है। तो आर्टिस्ट का जो लीनिएज है वो रॉयल मुगल कनेक्शन से है, कि जो मुगल कोर्ट में आर्टिस्ट होते थे वहाँ से उन्हीं की कोई पीढ़ी है, वो ये आर्टिस्ट है, मतलब अब्दुल रहमान चुगतई उन्हीं का एक पार्ट है। तो इसका क्या मतलब है कि जो चुगतई है उनकी जो ब्लड लाइन है उसमें मुगल का आर्ट प्लस आर्किटेक्चर थी। तो ऐसे सोचो कि मान लो एंसेस्टर, जो इनके आर्ट एंसेस्टर हैं अब्दुल रहमान चुगतई के एंसेस्टर, वो उन्होंने ताजमहल बनाया था, ताजमहल डिज़ाइन किया था। तो कितनी बड़ी बात हो जाती है कि ताजमहल डिज़ाइन किया था ये इनके एंसेस्टर्स ने। तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो और भी है, जैसे बंगाल स्कूल के साइड से भी इनका इन्फ्लुएंस आया था। तो इसका मतलब है कि जो चुगतई है उन्होंने उनसे भी इंस्पिरेशन लिया, पर जो अपनी यूनिक स्टाइल है उसको बनाया। तो स्टाइल का यूएसपी क्या था? यूएसपी था कैलिग्राफिक लाइंस। ठीक है, कैलिग्राफिक लाइंस
जो है ये मान लो थिन लिरिकल, और जैसे ब्रश से हमने कुछ लिख दिया, इस तरह से ये पेंटिंग बनाते थे, मतलब इतना परफेक्ट काम करते थे। तो ये मुगल से भी इंस्पायर्ड थे, प्लस जो पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनसे भी इंस्पायर्ड थे। मुगल तो इनकी लीनिएज थी, और मुगल के साथ पर्शियन तो हम हमेशा ही जोड़ के देखते हैं कि मुगल पर्शियन आर्ट तो सेम सही था। तो ये दोनों से यहाँ पे इंस्पायर्ड थे। जैसे उर्दू शायरी के जो लफ्ज़ होते हैं उनको कर्व में, वैसे ही उसके जो स्ट्रोक्स थे वो इसी तरीके के हमें दिखते हैं। ठीक है, लाइन्स ने जो पेंटिंग है उसको और ज़्यादा सेंसुअस बना दिया था, लिरिकल बना दिया था। मतलब जो पेंटिंग है वो हमें स्टैटिक नहीं लगती, वो पोइट्री की तरह लगती है कि कोई मान लो पोइट्री कर रहा है। तो ये जो पेंटिंग है इसका सब्जेक्ट है राधिका, जो कि एक हिंदू माइथोलॉजी से लिया हुआ है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि ये जो है ये एक लैंप से दूर जा रही हैं। ठीक है, ये जो फिगर है ये लैंप से दूर जा रही है, इनका जो मूड है वो सैड है, ट्रांस लाइक है, रिमोर्सफुल है। तो मतलब ये बहुत दुखी हैं। बैकग्राउंड भी हमें ऐसा ग्लूमी सा, डार्क, और जो लैंप का कंट्रास्ट है, मतलब यहाँ पे लैंप का थोड़ा कंट्रास्ट दिखा के इस तरह का बैकग्राउंड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे इमेजिन करो कि जैसे एक हीरोइन है और उनके पीछे एक लैंप जल रहा है और वो थोड़ी उदासी में चल रही है, लैंप से दूर जाती जा रही है। तो ये थोड़ा सा ड्रामेटिक है, लेकिन पोइटिक है ये चीज़। तो ये थीम, इस पेंटिंग का थीम राधा कृष्ण ट्रेडिशन ही है यहाँ पे भी। तो थीम भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, राधा कृष्ण ट्रेडिशन ही यहाँ पे थीम है। पर जो चुगताई है उन्होंने मुस्लिम आर्टिस्ट होते हुए भी जो क्रॉस कल्चरल थीम्स है वो दिखाए हैं कि इंडो इस्लामिक प्लस हिंदू फ्यूजन यहाँ में देखने को मिल रहा है ना, कि चुगताई तो मुस्लिम थे, मुस्लिम आर्टिस्ट थे, पर फिर भी इन्होंने ये जो हिंदू थीम पे पेंटिंग बनाई है। तो यहाँ पे हमें इंडो इस्लामिक और हिंदू फ्यूजन देखने को मिलता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं वो वाइड रेंज के थे। जैसे मान लो इंडो इस्लामिक टेल्स थी, राजपूत और जो मुगल हिस्ट्री थी वो थी, फोकलोर और लेजेंड्स वगैरह थे। यानी एकदम से एक सिंक्रेटिक आर्टिस्ट थे ये, कि सब कल्चर्स को मिला के पेंटिंग बनाते थे, इस तरह के ये आर्टिस्ट थे। तो यहाँ पे इस पेंटिंग में भी बैकग्राउंड सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है। मतलब लाइट और शेडो टाइप का, लाइट वर्सेस शेडो टाइप का दिखाया हुआ है कि यहाँ पे लाइट आ रही है इतनी दूर में, बाकी इसकी शेडो भी पड़ रही है। तो इस तरीके का इन्होंने कुछ दिखाया हुआ है। तो इनका जो स्टाइल है वो ईस्ट एशियन आर्ट इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस लिया हुआ इन्होंने वहाँ से। और जो चाइनीज़ और जापानीज़ वॉश टेक्निक है जो कि सॉफ्ट, पोइटिक डेलिकेट होती थी, तो चुगताई में भी वही है कि इन्होंने भी उसी चीज़ का यूज़ किया, वॉश टेक्निक सब यूज़ किया। तो यहाँ पे आप देखो कि मुगल इन्फ्लुएंस भी है, पर्शियन इन्फ्लुएंस भी है, जापान का जो ये वॉश टेक्निक है वहाँ का इन्फ्लुएंस भी इन्होंने लिया है, साथ में जो बंगाल स्कूल था उससे भी इन्फ्लुएंस्ड हैं ये। तो बहुत वाइड रेंज के आर्टिस्ट थे, ये सब कल्चर्स को मिला के पेंट करते थे। खुद एक मुगल आर्टिस्ट थे, मुगल थीम्स पे भी बनाते थे, जो मुस्लिम थीम्स हैं उस पर भी बनाते थे, साथ में राजपूत की और इनकी भी हिस्ट्री दिखा दी, जो हिंदू थीम्स हैं उन पर भी बना दिया। तो ये एक सिंक्रेटिक आर्टिस्ट थे। उसके बाद यहाँ पे की लाइन क्या है कि जो पोइट्री है वो पेंटिंग में हमें देखने को मिल रही है। ग्रेसफुल फिगर्स बना रहे हैं, साथ में लिरिकल स्ट्रोक्स हैं कि पेंटिंग्स को जो कि पोइट्री की तरह दिखाते हैं। तो आप ना ये चीज़ देखो कि इनके कुछ फेमस वर्क्स थे, तो इनको याद रखना ज़रूरी है। कम से कम 3-4 तो याद रहने चाहिए, बाकी MCQ में भी आ सकते हैं। तो कौन कौन से हैं इनके फेमस वर्क्स? इनके फेमस वर्क्स हैं ग्लूमी राधिका, तो ये राधिका तो हमने देख ही ली। फिर ओमर खय्यम, ड्रीम, हीरामन टोटा, लेडी अंडर अ ट्री, म्यूजिशियन लेडी, मैन बिहाइंड अ टॉम्ब, लेडी बिसाइड अ ग्रेव एंड लेडी लाइटिंग अ लैम्प। तो देखो 3-4 तो आप याद रख लेना। और MCQ के लिए ना एक ट्रिक है, मतलब सिंपली कि इनके जो थीम्स हैं ना, जो टॉपिक्स हैं, ये वर्क्स जो हैं ये मोस्टली वुमेन सेंट्रिक थे। वुमेन सेंट्रिक जो पोइटिक थीम्स हैं या फिर लेजेंड्स हैं, इस तरह के थीम्स थे। जैसे यहाँ पे भी लेडी, उसके बाद यहाँ म्यूजिशियन लेडी, यहाँ पे लेडी अंडर अ ट्री, फिर जो राधिका है, ग्लूमी राधिका। तो इस तरह की थीम्स ज़्यादा थे इनके। नेक्स्ट हमारे पास है सिटी इन द नाइट। तो यहाँ पे ये वाली पेंटिंग है, तो ये इसका भी मीडियम वाटर कलर ही है। और इनके जो आर्टिस्ट हैं वो हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो इनका तो हमने पहले देख भी लिया था, गगनेंद्रनाथ टैगोर का। तो ये गगनेंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने 1922 में ये बनाई थी। ठीक है, तो और एक चीज़ याद रखना कि जो बोहस एग्जीबिशन हुआ था वो भी तो 1922 में हुआ था, याद है? तो 1922 में ही बोहस एग्जीबिशन हुआ, तो उससे ये इन्फ्लुएंस हुए और 1922 में ही इन्होंने गगनेंद्रनाथ टैगोर ने ये पेंटिंग बना दी थी। और गगनेंद्रनाथ टैगोर कौन थे ये आप कमेंट्स में बताना कि ये किसके भाई थे, इस तरह का मैंने कुछ आपको बताया था। तो ये जो है गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये हमने देखा था कि जो क्यूबिज्म है उसके पायनियर थे, कि इन्होंने क्यूबिस्ट लैंग्वेज का यूज़ किया। मतलब जो ज्योमेट्री है, जो मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है, इससे अपने आइडियाज़ को ये दिखाते थे। मतलब जो पिकासो स्टाइल था ना, पिकासो की पेंटिंग्स आपने देखी होंगी, तो पिकासो स्टाइल क्यूबिज्म को इंडियन इमेजिनेशन में ये लाए थे। ठीक है, तो क्यूबिज्म नॉर्मली स्टिफ ज्योमेट्री को ही हम कह सकते हैं, लेकिन जो गगनेंद्रनाथ है उन्होंने उससे एक्सप्रेसिव, इमोशनल और एलेगोरियल सा बनाया था। एलेगोरिकल मतलब ये देखो कि जो टर्बुलेंस है, मतलब जो अंदर का डिस्टर्बेंस है वो बाहर दिखाया गया था।
क्यूबिज्म के थ्रू। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो जैसे तुम्हारा मान लो दिमाग है वो क्लटर्ड हो और तुम एक बिल्कुल मैसी रूम ड्रॉ करना चाह रहे हो, तो वो एक सिंबॉलिक टर्बुलेंस हो गया ना कि मैंने मैसी रूम दिखाया तो इसका मीनिंग तो कुछ और है। कोई देख के ये कहेगा कि हाँ ये मैसी रूम बनाया, पर इसका डीप मीनिंग ये है कि जो मेरा दिमाग है वो क्लटर्ड हो चुका है और मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाह रही थी। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे थे। जो क्यूबिज्म है उसके जो शार्प ब्लॉक्स है उसको इन्होंने सॉफ्टन कर दिया था, जो प्रोफाइल्स वगैरह, शेडो, ह्यूमन आउटलाइंस, ये सब कुछ ऐड करके, मतलब रिजिड नहीं था, थोड़ा सा लिरिकल बनाया था इन्होंने। जो थीम्स थे वो भी इमेजिनरी मिथिक सिटीज़, जैसे मान लो द्वारका है, स्वर्णपुरी है, इस तरह की जो मिथिक सिटीज़ थी उनको इन्होंने बनाया था। और जो टेक्निक यूज़ की थी वो मल्टीपल व्यू पॉइंट्स वाली थी, जो मैंने अभी समझाया कि बनाया कुछ है और मीनिंग उसका कुछ है। और जेगेड से क्यूबिकल एजेस वगैरह बनाते थे ये। तो इसका इफेक्ट क्या था कि एक मिस्टिकल ड्रीम लाइक सिटीस्केप टाइप का ये बना देते थे। तो यहाँ पे शेप्स वगैरह थी वो डायमंड प्लेन्स के तरह थी। जो कलर्स थे वो प्रिस्मेटिक थे। प्रिस्मेटिक का क्या मतलब होता है कि रेनबो लाइक थे, वो ग्लो कर रहे थे। जो इफेक्ट था वो भी थोड़ा सा मतलब फ्रेगमेंटेड लाइट और जो माउंटेन लाइक सिटी रेंजेस इस तरह का आ रहा था। तो जैसे जो कैलिडोस्कोप होता है उसमें हमें जैसे सिटीज़ दिख रही हो इस तरह का हमें लगता था। तो जिगजैग सा जो रिदम और स्ट्रक्चर के साथ बना दिया, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होते हुए भी जो स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर है वो हमें इनकी पेंटिंग्स में दिखता है। जो लाइटिंग है वो आर्टिफिशियल सी और ड्रामेटिक सी लगती हैं। तो ये आप इस चीज़ को कनेक्ट करो थिएटर स्टेज लाइटिंग से, उसी तरीके का हमें लगता था। तो कंटेक्स्ट क्या है कि जो रविंद्रनाथ के प्लेज हैं इनका उसमें इंटरेस्ट था, इसलिए जो पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादा जो थिएट्रिकल हैं, स्टेज लाइक सेट्स वगैरह की पेंटिंग्स हैं। जो थिएटर के प्रॉप्स है जैसे स्क्रीन्स, डोर्स, पार्टीशंस, ये सब कुछ देखने को मिल रहे हैं। जो क्यूबिज्म है इसका ओवरलैपिंग प्लेन्स कैसे था कि जैसे एक प्ले का सेट डिज़ाइन किया हुआ हो, इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इमेजरी है कि जो लेब्रिंथ लाइक आर्किटेक्चर इमेजिन करो कि इसी तरह का कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता था। और एक ही कैनवस पे हमें अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कॉरिडोर है, डोर्स वगैरह हैं, विंडो, स्टेयर, होल, सब कुछ मतलब एक मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड की तरह ये पेंट करते थे। ठीक है, तो ये जैसे इनकी पेंटिंग है, तो हमें कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसी तरह की पेंटिंग्स पेंट करते थे। नेक्स्ट है राम वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। तो देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे ये वाली पेंटिंग है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है कि थोड़ा सा पुराने और माइथोलॉजिकल सा है कि वाल्मीकि की जो रामायण थी ना उसमें से ये लिया हुआ है। ठीक है, तो वाल्मीकि की रामायण का ही एक सीन है। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो कौन है? राजा रवि वर्मा है, जिनके बारे में हमने देखा था कि ये किस तरह की पेंटिंग्स को पेंट करते थे। और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा बंगाल स्कूल है वो इमर्ज हुआ था। तो जो रवि वर्मा है वो फर्स्ट इंडियन मास्टर थे ऑयल पेंटिंग के, जो ऑयल पेंटिंग ब्रिटिशर्स ने सिखाई थी। तो ये चीज़ हमने देखी थी। इनकी स्पेशलिटी क्या थी कि ये जो लिथोग्राफ्स वगैरह होते हैं, मतलब जो प्रिंट्स होते हैं माइथोलॉजिकल सीन्स के, तो ये उसको वो बना जिसकी वजह से जो आर्ट है ना ये अफोर्डेबल हो जाता था कॉमन पीपल तक। प्रिंट्स वगैरह बनाने की वजह से जो आम जनता है उन तक भी ये आर्ट पहुंच पाता था। मतलब उन्होंने जो रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं उनको कैलेंडर आर्ट के फॉर्म में आम लोगों तक पहुंचा दिया था। देखो बार बार यहाँ पे कैलेंडर आर्ट आ रहा है। कैलेंडर आर्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कैलेंडर होता है वो तो हर घर में अवेलेबल होता है, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से ऐसी आर्ट फॉर्म जो हर घर तक जा सकें। तो यहाँ पे जो स्टाइल है वो क्या है इनका कि लार्ज कैनवस पे बनाई जाती थी, जो ड्रामेटिक सा एक्शन दिखाते थे, जो थिएट्रिकल से पोजेस होते थे, इस तरह के इनका स्टाइल था। जो सब्जेक्ट था वो जैसे हम इसमें भी देख ही रहे हैं कि हिस्टोरिकल सा और जो एपिक मूवमेंट्स होती हैं, हिस्टोरिक और एपिक मूवमेंट्स, उनको ये पेंट करना पसंद करते थे। जैसे एक मूवी का क्लाइमैक्स शॉट हो, क्लाइमैक्स शॉट होता है ना, इसी तरीके से जो हमारी एपिक्स वगैरह हैं, जो हिस्टोरिकल कुछ भी मोमेंट्स हैं, उनके जो मेन क्लाइमैक्स होता था उसको ये पेंट करते थे। तो स्टोरी का कंटेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि जो राम है वो लंका की यात्रा कर रहे थे, तो उसमें उन्हें एक ब्रिज चाहिए था, जिसको हम अब राम सेतु कहते हैं ना, तो वो ब्रिज चाहिए था। तो राम ने जो वरुण है, जो ओशन गॉड है, उनको प्रे किया कि भाई यहाँ पे कोई ब्रिज चाहिए, मेरे को पार करना है, इसको लंका पहुँचना है। तो पर फिर भी जो वरुण है, जो ओशन गॉड है, वो साइलेंट थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है कि राम ने एक फेयरी एरो, मतलब एक तीर छोड़ दिया। और तीर छोड़ने से क्या हुआ कि ये मतलब तीर क्यों छोड़ा था, ये उनका सिंबल था एंगर का और पावर का, कि भाई वो गुस्से में और उनकी कितनी पावर है, उस तरीके से ये उनका एक सिंबल था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वरुण है वो अपीयर हो जाते हैं और वो राम को पैसिफाई करते हैं। तो ये किस चीज़ का सिंबल है कि जो नेचर है वो भी धर्म और करेज के आगे झुक जाता है। तो ये उस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। तो जो रवि वर्मा का स्टाइल है इस एपिसोड के नरेशन में, वो म्यूजिक फ्रेम्स की तरह ही है कि यहाँ पे जैसे राम है तो राम यहाँ पे ये तीर छोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये भगवान वगैरह आ जाते हैं। जो इंद्र हैं, इंद्र नहीं, जो वरुण है वो पैसिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने पेंट की हुई हैं। तो बिल्कुल मूवी का कोई सीन लग रहा है हमें इसको देखने से। तो इनकी जो हर एक पेंटिंग है वो एक कहानी, मतलब एक कहानी से दूसरे सीन का कनेक्शन दिखा रही है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। तो इस तरह का कनेक्शन यहाँ पे इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। और जो रवि वर्मा ने रामायण का जो मेजर मूवमेंट्स पेंट किए थे, जैसे कि एक इलस्ट्रेटिव एपिक है और इसी तरीके की चीज़ें उन्होंने पेंट की थी। और साथ में कुछ और भी इनके वर्क्स थे, वो भी देख लो। जैसे कि था
रिलीज ऑफ अहल्या, राम ब्रेकिंग द सेक्रेट बो ऑफ शिवा बिफोर हिज मैरिज टू सीता, फिर राम सीता एंड लक्ष्मण क्रॉसिंग द सरयू, जो रावण है अबडक्टिंग सीता एंड अपोज्ड बाय जटायु, सीता इन अशोका ग्रोव एंड द कोरोनेशन ऑफ रामा। तो ये सारे इनके मेन जो वर्क्स थे वो थे। तो ये वाली सारी चीज़ें, मतलब जो रवि वर्मा है उनका काम एंटायरली रामायण की विजुअल स्टोरी टेलिंग में था, कि जो हम अब रामायण में देखते हैं ना वो चीज़ें इन्होंने पेंट की हुई थी। तो ये इजी है याद रखना कि रवि वर्मा ने यही सारी, अगर कोई भी थीम ऐसा आ जाता है कि जो हमें, देखो मोस्टली हमने रामायण मान लो पूरी देख ली, फिर भी हमें कुछ एक सीन्स याद रहते हैं, सारा याद नहीं रहता, तो ये वो कुछ एक सीन्स इन्होंने पेंट किए थे कि जो मेन सीन्स थे। नेक्स्ट हमारे पास है विमेन विद चाइल्ड। तो यहाँ पे एक पेंटिंग है जो कि गोश्त पे बनाई गई है, मतलब गोश्त से पेपर पे बनाई गई है, मतलब ओपेक वाटर कलर से बनाया हुआ है। इसके जो आर्टिस्ट हैं वो है जामिनी रॉय, जिनके बारे में हमने देखा था, जामिनी रॉय के बारे में 1940s के में बनाई थी। इनका एक निक नेम है फादर ऑफ फोक रेनेसा। तो ये आपको याद रखना है कि फादर ऑफ फोक रेनेसा किसको कहा जाता है, तो वो जामिनी रॉय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो इंडियन फोक आर्ट है उसको रिवाइव किया और उसको मॉडर्न बना दिया। ठीक है, इनका एम क्या था कि जो मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी है उसको दिखाया जाए लोकल ट्रेडिशंस के जरिए। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस के समय पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो स्वदेशी बोल रहे थे, तो वैसे ही जो जामिनी रॉय है इन्होंने स्वदेशी आर्ट बनाई। ठीक है, ये बंगाल के विलेजेस में गए, वहाँ से जो पट पेंटिंग्स होती थी, पत्तों पर होती थी, इस तरह की होती थी, वो इन्होंने कलेक्ट की। वहाँ से इन्होंने डायरेक्टली जो फोक आर्टिस्ट हैं वो कैसे बनाते थे वो सारी चीज़ें इन्होंने लर्न की। मतलब कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनके बजाय उन्होंने गाँव के जो आर्ट टीचर्स हैं उनसे सीखा आर्ट बनाना। तो इनका जो पूरा फोकस था वो एक्सप्रेसिव बोल्ड लाइंस पे था। देखो इंडिजिनस तो मोस्टली जितने भी आर्ट फॉर्म्स है ना वहाँ पे बोल्ड लाइंस का यूज़ होता है। ठीक है, और ये सिंप्लिसिटी, जो विलेज आर्ट की जो सिंप्लिसिटी थी उनसे इंस्पायर्ड थे। तो इनका जो सब्जेक्ट है, इस पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या है? मदर एंड चाइल्ड। मतलब ये एक यूनिवर्सल सा टॉपिक है, इमोशनल टॉपिक है। इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड है, सिंप्लीफाइड सी फॉर्म्स हैं, थिक आउटलाइंस का यूज़ किया हुआ है। जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो स्वीप कर रहे थे, जैसे मान लो, क्योंकि ना देखो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखने को मिल रही, छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, बड़ा बड़ा सब कुछ बनाया हुआ है। तो इसी को कहते हैं थिक आउटलाइंस है, सिंप्लीफाइड सी फॉर्म्स है, बोल्ड है। इसका जो इफेक्ट है वो क्या है कि एक रॉ एनर्जी दे रहा है, ये कोई पॉलिश्ड या फिर पावरफुल कुछ भी नहीं है। तो जो अर्लियर इंडियन आर्ट था वो क्या था कि सॉफ्ट और डिटेल्ड था, लेकिन जो ये जामिनी रॉय की जो पेंटिंग है ये बोल्ड और रस्टिक होती हैं। जो कलर्स हैं वो डल येलो, ब्रिक रेड, इस तरह के कलर्स यूज़ किए हुए हैं। इनकी जो इंस्पिरेशन थी वो कहाँ से थी? जो टेराकोटा के स्कल्पचर्स थे बंकुरा के, बंकुरा इनका होम टाउन था, तो इनके होम टाउन के जो टेराकोटा स्कल्पचर्स थे वहीं से इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी। मतलब उन्होंने अपने गाँव की जो मिट्टी है, मिट्टी देखो टेराकोटा के स्कल्पचर्स तो मिट्टी के जो वो होते हैं ना, टेराकोटा तो मिट्टी होती है, तो जो अपने गाँव की मिट्टी थी उसको इन्होंने कैनवस पे चढ़ा दिया कलर बना के। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे टेराकोटा की फिगरिंग्स है, तो इसी तरह का इन्होंने कर दिया। यहाँ पे कोई भी 3D डेप्थ भी नहीं थी, बिल्कुल फ्लैट 2D पेंटिंग करी जा रही थी। और जो इसका सोर्स है, मतलब हमें जहाँ से पता चल रहा है, तो ये मतलब इन्होंने जहाँ से देख के पेंटिंग सीखी बनाई तो वो पथ पेंटिंग ट्रेडिशन ही था। ठीक है, यहाँ पे कुछ फीचर्स भी हैं जो इन्होंने पट से लिए थे। पट से कौन कौन से लिए थे? जैसे वॉल्यूम की जो फॉर्म्स हैं वो सॉलिड लगनी चाहिए, बेशक वो 2D हो, तो ये फीचर पट का था। रिदम होना चाहिए कि फिगर्स में एक फ्लो सा होना चाहिए। डेकोरेटिव क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो ऑर्नामेंटल तो होना चाहिए लेकिन वो सिंपल होना चाहिए बिल्कुल। फिर जो है इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या होता है कि वो प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि वो दोबारा से मतलब ईजी हो रिप्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स होते थे कि जिसमें ये बनाए जाते थे। जैसे स्टेप 1 क्या होगा कि मोनोक्रोम ब्रश ड्राइंग्स होंगी, उनकी प्रैक्टिस करी। ठीक है, जो मोनोक्रोम ब्रश ड्राइंग्स हैं उनकी। उसके बाद इन्होंने जो बेसिक 7 कलर्स होते हैं टेम्परा के साथ उनका यूज़ किया। फिर जो 7 कलर्स कौन से थे? इंडियन रेड हो गया, येलो ओकर हो गया, फिर कैडमियम ग्रीन, वर्मिलियन, चारकोल ग्रे, कोबाल्ट ब्लू, वाइट। तो ये 7 कलर्स थे। तो इन्होंने ये सारे जो कलर्स थे ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाए, जो इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब देसी पेंट्स बनाकर इन्होंने यूज़ किया था। तो बिल्कुल स्वदेशी टाइप का हो गया ये। फिर जो आउटलाइंस हैं वो लैम्प ब्लैक से करते थे, जो सूत होता है ना उसी कलर से ये आउटलाइंस करते थे। तो कैनवस जो है, कैनवस पे इन्होंने जो घर पे ही फैब्रिक बना के, जो खादी टाइप का फैब्रिक बना के इसी से कैनवस बनाया। तो एग्जैक्टली जो गांधी जी की स्वदेशी क्लॉथ मूवमेंट थी ना उसी तरीके से इन्होंने सब कुछ करा था। तो इनका जो आर्ट है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है, मैसेज देता है कि जो लोकल है वही नेशनल है, लोकल इज नेशनल। तो इसको आप यूज़ भी कर सकते हो कि लोकल इज नेशनल। तो ये इनकी जो पेंटिंग है, पेंटिंग स्टाइल है, वो मैसेज देती है। तो विलेज कम्युनिटी जो थी वही इंडिया की स्ट्रेंथ थी। ठीक है, तो यही वाली चीज़ ये भी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जर्नीज एंड, और यहाँ पे हमारी इस चैप्टर की जर्नी भी एंड हो जाएगी। ये लास्ट पेंटिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ऊँट की पेंटिंग है और इसके आर्टिस्ट है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इनके ना पेंटिंग्स के आर्टिस्ट नाम याद करना ज़्यादा मुश्किल है नहीं वैसे। तो यहाँ पे ईयर 1913 थी, 1913 में इसको बनाया गया था। मीडियम वही अगेन वाटर कलर। और जो अवनींद्रनाथ है ये हमने देखा भी था कि इनको फादर ऑफ नेशनलिस्ट मॉडर्न आर्ट इन इंडिया कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फादर ऑफ
नेशनलिस्ट मॉडर्न आर्ट इन इंडिया किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि इन्होंने नेशनलिज्म को और जो मॉडर्निज्म है उन दोनों को कंबाइन कर दिया था अपनी पेंटिंग्स में, ठीक है। इन्होंने जो इंडियन और जो ओरिएंटल ट्रेडिशंस हैं उनको रिवाइव किया था, जो थीम्स, स्टाइल और जो टेक्निक है हमारी इंडिजिनस उनको रिवाइव किया था। इन्होंने वॉश टेक्निक इन्वेंट की थी। वॉश टेक्निक में क्या था कि सॉफ्ट, हेजी और मिस्टी सा इफेक्ट देते थे। ये ज़्यादा मतलब ड्रीमी सा और एटमॉस्फेरिक, मतलब कुछ इम्प्रेशनिज्म जैसा कुछ लगता था जब हम वॉश टेक्निक से पेंटिंग बनाते थे। तो इफेक्ट क्या हुआ वॉश का कि ज़्यादा सजेस्टिव, ज़्यादा इमोशनल, सिम्बॉलिक सा बन गया था। तो यहाँ पे ये एंड ऑफ लाइफ को सजेस्ट कर रहा है। किस चीज़ को सजेस्ट कर रहा है? एंड ऑफ लाइफ को। जो ये पेंटिंग है यहाँ पे एक हमें कोलैप्स सा कैमल दिख रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड रेड हस्क है, तो ये और ज़्यादा इसमें जो है वो डेप्थ दिखा रही है ये चीज़, ठीक है, और ज़्यादा इमोशनल बना रही है इस चीज़ को। तो मतलब एंड ऑफ जर्नी से ये एंड ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कैमल है वो एग्जॉस्टेड ट्रेवलर की तरह दिखाया हुआ है। तो ये एज अ मेटाफर है कि जो ह्यूमन लाइफ के स्ट्रगल्स हैं उसके लिए मेटाफर यूज़ किया है कैमल। इसका जो स्टाइल है वो सिंबोलिज्म प्लस जो लिटरेरी रेफरेंसेज हैं वो है ना कि सिंबलाइज कर रही है जो कैमल है वो ह्यूमन लाइफ के स्ट्रगल्स को। तो मीनिंग जो है वो इनडायरेक्टली कन्वे किया हुआ है, पोइटिकली कन्वे किया हुआ है। जो हमने पहले देखा था कि हमें मीनिंग समझ नहीं आता पेंटिंग को देख के कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो जो कैमल है वो फाइन लाइन्स के साथ ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल डेलिकेट टोन्स के साथ। इसका जो टेक्सचर है वो यही है कि ये सफ़र कर रहा है, ये एग्जॉस्ट हो चुका है। तो इसी तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं। और भी कुछ वर्क से अवनींद्रनाथ टैगोर के, जैसे कि द फॉरेस्ट, कमिंग ऑफ नाइट, माउंटेन ट्रेवलर, क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट, ये सब कुछ। और साथ में इनकी एक फेमस अरेबियन नाइट सीरीज़ भी थी जिसमें 45 पेंटिंग्स थी, ठीक है। तो यही सब कुछ था इस पेंटिंग में भी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर भी कवर होता है। अब हमारे लास्ट 2 चैप्टर्स रह गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करूँगी।